हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? वेलकम बैक। हमने लास्ट वीडियो में स्टार्ट किया था 12th क्लास में अपना नेक्स्ट चैप्टर दैट इज केमिकल काइनेटिक्स, और इसका मैंने आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया था। काइनेटिक्स में हमने क्या पढ़ा था कि काइनेटिक्स रिलेटेड किससे होती है? रेट या स्पीड ऑफ द रिएक्शन से। तो हमें पता चला था कि रेट का मतलब क्या होता है? स्पीड होता है। तो देखा जाए तो रेट का मीनिंग क्या है? स्पीड है। लेकिन अगर आपको रिएक्शन के रेट को डिफाइन करना हो तो आप उसको डिफाइन किस तरह से करेंगे? ठीक है, तो अगर वैसे आप जैसे फिजिक्स में आप स्पीड डिफाइन करते हैं, ठीक है, स्पीड को डिफाइन करते हैं, बाकी अदर टर्म्स है उनको आप डिफाइन करते हैं, तो इसी तरह से अगर आपको किसी रिएक्शन के लिए रेट को डिफाइन करना है तो उसको डिफाइन कैसे करेंगे? मैं एक एग्जांपल की हेल्प से आपको बताती हूँ। मैं एक जनरल सा एग्जांपल ले रही हूँ यहाँ पे। सपोज चलिए मैं अमोनिया की फॉर्मेशन का एग्जाम्पल लेती हूँ। सपोज यहाँ पे नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन आपस में क्या कर रहे हैं? बोथ दीज आर कंबाइनिंग विद ईच अदर, and we know that nitrogen and hydrogen will combine with each other for the formation of what? ammonia। बट देखिए जब रिएक्शन स्टार्ट हुआ तो क्या स्टार्टिंग में ही आपको अमोनिया मिल गया या आपके पास अमोनिया था? नहीं था। क्या था मेरे पास? मेरे पास तो सिर्फ नाइट्रोजन और हाइड्रोजन था। और टाइम के साथ साथ धीरे धीरे जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड हुआ, दोनों आपस में रिएक्शन करते रहे, दोनों आपस में रिएक्ट होते रहे, और फिर एट लास्ट फॉर्मेशन किसकी हो गई? प्रोडक्ट की, यानी कि अमोनिया की फॉर्मेशन हो गई। यानी हम ये बोलते हैं कि टाइम के साथ साथ जैसे रिएक्शन प्रोसीड कर रहा है, देन अलोंग विद टाइम द अमाउंट, और अमाउंट को मैं यहाँ पे क्या बोलती हूँ? कंसंट्रेशन। जो मेरे रिएक्टेंट्स हैं, रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन क्या होती जा रही है? घटती जा रही है कि भाई रिएक्टेंट्स का अमाउंट कम होता जा रहा है, और प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन क्या होती जा रही है? बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा तो टाइम के साथ साथ अमोनिया का अमाउंट आपको ज्यादा मिलेगा, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन आपके कैसे हो जाएंगे? कम अमाउंट में आपको मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि वो दोनों तो आपस में रिएक्ट करते जा रहे हैं। इट मीन्स कंसंट्रेशन का यहाँ पे रोल है मेन। क्या है? रेट ऑफ द रिएक्शन इज डिफाइंड एज द चेंज इन, किसके अंदर चेंज की बात कर रही हूँ मैं? कंसंट्रेशन की, ठीक है। रेट ऑफ द रिएक्शन इज डिफाइंड एज द चेंज इन कंसंट्रेशन। अब क्या मैं सिर्फ रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन चेंज पढ़ रही हूँ या सिर्फ प्रोडक्ट्स की? मैं तो दोनों के बारे में यहाँ पे स्टडी कर रही हूँ। तो इट इज द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट्स की भी बात कर रही हूँ और प्रोडक्ट्स, दोनों की बात कर रही हूँ। चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स विद द पैसेज ऑफ टाइम, या विद रिस्पेक्ट टू टाइम बोल सकते हैं, विद द पैसेज ऑफ टाइम या विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के साथ साथ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन में चेंज को ही क्या बोला जाता है? रेट ऑफ द रिएक्शन बोला जाता है। तो आपको ये तो यहाँ पे पता चला कि चेंज रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन भी हो रही है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन भी हो रही है, लेकिन उसमें भी क्या हो रहा है? रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन तो देखिए क्या होती जा रही है यहाँ पे? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स डिक्रीजिंग, ये तो डिक्रीज हो रही है क्योंकि दोनों आपस में कंबाइन होते जा रहे हैं। और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या होती जा रही है? इट इज इंक्रीजिंग, क्योंकि ये ज्यादा से ज्यादा आपको अमोनिया मिलता जा रहा है। तो अगर मुझे दोनों को कलेक्टिवली देखना है तो मैं ऐसे बोल सकती हूँ कि रेट ऑफ द रिएक्शन इज डिफाइंड एज द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम और विद द पैसेज ऑफ टाइम। लेकिन अगर मैं दोनों को कलेक्टिवली ना बोल करके अलग अलग रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की टर्म्स में रेट को डिफाइन करना चाहूँ तो मैं कैसे बोलूंगी कि रेट ऑफ द रिएक्शन इज डिफाइंड एज डिक्रीज हो रही है कंसंट्रेशन रिएक्टेंट्स की, तो क्या बोलूं? डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के साथ साथ रिएक्टेंट्स के कंसंट्रेशन में डिक्रीज, और या मैं अगर प्रोडक्ट्स के टर्म्स में बोलूं तो और इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। या फिर मैं क्या बोलूं कि प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन में इंक्रीज होना विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के साथ साथ क्या बोला जाएगा? इसको बोला जाएगा रेट ऑफ द रिएक्शन। तो रेट ऑफ द रिएक्शन का मीनिंग आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, ठीक है। अब देखिए मैंने क्या किया, मैंने ये इक्वेशन कंसिडर कर रखी है यहाँ पे फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। सबसे पहले मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, 11th क्लास में भी हम स्टडी करते हैं कि जब हम केमिकल इक्वेशन की यहाँ पे बात कर रहे होते हैं, देन फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू बैलेंस दैट केमिकल इक्वेशन। उस केमिकल इक्वेशन को हमें क्या करना होता है? बैलेंस करना होता है, ताकि हमें यहाँ पे एक्यूरेट रिजल्ट्स मिल सके, ठीक है, सो दैट वी कुड गेट द एक्यूरेट रिजल्ट्स हियर। तो देखिए क्या होगा यहाँ पे? दो नाइट्रोजन बैलेंस कर दिए, 6 हाइड्रोजन हो गए तो 3 हाइड्रोजन, क्या हो गया? ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो गई। इट इज आवर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। अमोनिया की फॉर्मेशन के लिए क्या है? ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है,
ठीक है। अब आपको बोला गया कि आपको इस पर्टिकुलर इक्वेशन के लिए क्या लिखना है, यहाँ पे रेट ऑफ द रिएक्शन लिखना है। तो देखिए इसको लिखेंगे कैसे, रेट ऑफ रिएक्शन। उसने सिर्फ ये बोला आपको कि आपको पर्टिकुलर इक्वेशन के लिए लिखना है, यूं नहीं बोला आपको कि रिएक्टेंट्स के टर्म्स में लिखना है या प्रोडक्ट्स के टर्म्स में लिखना है। ठीक है, तो देखिए या इसको देखिए क्या करें, मैं दोनों के टर्म्स में आपको लिख के बता रही हूँ, रिएक्टेंट के टर्म्स में भी और प्रोडक्ट्स के टर्म्स में भी। क्या बोला मैंने रेट ऑफ द रिएक्शन को, चेंज इन कंसंट्रेशन। ठीक है, चेंज का मतलब क्या है, चेंज को हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा से। कि मान लीजिए किसी की कंसंट्रेशन पहले थी 15, सपोज बाद में वो क्या हो गई 10 हो गई, तो मैं उसको ऐसे लिख सकती हूँ ना कि ये मेरी इनिशियल कंसंट्रेशन है, ये फाइनल कंसंट्रेशन है, और फिर दोनों में चेंज फाइंड मैं करूंगी तो मैं डेल्टा से उसको रिप्रेजेंट करूंगी। तो डेल्टा चेंज इन कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन को हम स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं, किसकी कंसंट्रेशन, N2 लिख दिया, अपॉन टाइम भी तो चेंज होता जा रहा है ना, धीरे धीरे हम टाइम के साथ बात कर रहे हैं, अपॉन डेल्टा टी। एक चीज मैं आपको यहाँ पे नहीं सिखाने जा रही हूँ, क्या होगा, देखिए रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन क्या हो रही है, घटती जा रही है। अब रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन घटती जा रही है तो उसके लिए यहाँ पे साइन यूज किया जाता है नेगेटिव। लेकिन आप एक चीज यहाँ पे अच्छे से समझ लीजिए कि जो रेट है या जो स्पीड है, स्पीड यहाँ रेट को नेगेटिव में कभी भी डिफाइन नहीं किया जाता। क्यों, आपसे पूछा था आप ड्राइव कर रहे हैं, आप कार ड्राइव कर रहे हैं तो कितनी स्पीड से आप ड्राइव कर रहे हैं, तो आप नेगेटिव में तो बोलते नहीं है कभी भी। स्पीड कैसी होती है, हमेशा पॉजिटिव होती है। या सडनली आपने ब्रेक लगा दिया तो ब्रेक लगाने से कार क्या हो गई है, रुक गई है। ठीक है, रुक गई, लेकिन उसकी स्पीड नेगेटिव तो नहीं हो गई ना, कैसी रहेगी, स्पीड तो हमेशा पॉजिटिव ही रहती है। तो इसलिए, लेकिन यहाँ पे देखिए हम रेट ऑफ द रिएक्शन ही डिफाइन कर रहे हैं, रेट का मतलब स्पीड ही है, फिर हमने इसको नेगेटिव क्यों लिखा है, उसके लिए ये एग्जांपल देखिए। इनिशियल की बात कर रही हूँ मैं, मान लीजिए इनिशियल कंसंट्रेशन को मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ C1 से। ठीक है, स्टार्टिंग में ये थी कंसंट्रेशन, टाइम के साथ चेंज हो गई, कितनी हो गई C2। कितना चेंज आया, चेंज इन कंसंट्रेशन, अगर मैं डेल्टा C से रिप्रेजेंट करूं तो उसको हम क्या लिखते हैं, C2 माइनस C1। C2 क्या है यहाँ पे देखिए 10 और C1 क्या है 15। बिकॉज C2 इज लेस देन C1, तो ये वैल्यू आपको कैसे मिलेगी, नेगेटिव मिलेगी, नेगेटिव का 5। इस वजह से यहाँ पे हमने क्या लगाया है, नेगेटिव साइन लगाया है। तो जब भी आप रिएक्टेंट के टर्म्स में लिखते हैं तो रिएक्टेंट में हमेशा ऐसा ही होना है। प्रोडक्ट के टर्म्स में बोलें तो देखिए स्टार्टिंग में तो अमोनिया था ही नहीं बिल्कुल भी, या कोई और जनरल प्रोडक्ट की बात करें तो स्टार्टिंग में तो प्रोडक्ट होता ही नहीं है। तो इनिशियल कंसंट्रेशन प्रोडक्ट की सपोज क्या है, 0 है, क्योंकि प्रोडक्ट नहीं था वहां पे। टाइम के साथ साथ सपोज उसकी कंसंट्रेशन होगी 10। चेंज यहाँ पे फाइंड करेंगे तो चेंज को क्या लिखेंगे, डेल्टा C, C2 माइनस C1, 10 वैल्यू कैसी मिलेगी मुझे, पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। इट मीन रिएक्टेंट्स के लिए अगर मुझे लिखना है तो मैं क्या लिखूंगी, मैं लिखूंगी यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू, और प्रोडक्ट्स के लिए लिखना है तो मैं क्या लिखूंगी, पॉजिटिव वैल्यू, जैसे मैंने यहाँ पे आपको दिखा दिया है रिएक्टेंट के लिए। दूसरा रिएक्टेंट हाइड्रोजन भी है, तो मैं हाइड्रोजन के टर्म्स में भी लिख सकती हूँ। कैसे लिखूंगी, देखिए इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन, दूसरा रिएक्टेंट मेरा ये है, इसकी भी कंसंट्रेशन में चेंज होगा। स्टार्टिंग में जितना हाइड्रोजन था वो एंड में उतना ही थोड़ी ना बच जाएगा, उसका अमाउंट भी धीरे धीरे या उसकी कंसंट्रेशन भी धीरे धीरे क्या होती जाएगी, चेंज होती जाएगी, कम होती जाएगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब नेगेटिव भी आएगा क्योंकि रिएक्टेंट की बात कर रही हूँ, लेकिन यहाँ पे ये जो कोफिशिएंट्स होते हैं, ये जो हमारे स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स है, इनको लिखा जाता है अपोन में। इसको कैसे लिखते हैं, 1/3। जिसके साथ नहीं था 1 था सिर्फ, उसको एज इट इज लिखा, और जिसमें होते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स उनको इस तरह से लिखा जाता है इक्वल टू, कि मतलब तीनों रेट ही तो है, चाहे आप रेट को इसकी टर्म्स में रिप्रेजेंट करें, चाहे इसकी टर्म्स में, चाहे इसकी टर्म्स में, इसलिए मैं इक्वल टू का साइन लगा करके आपको यहाँ पे बता रही हूँ। ठीक है, अब देखिए अमोनिया है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि डेल्टा टी पॉजिटिव ही रहेगा क्योंकि प्रोडक्ट है। स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कहाँ जाता है, अपोन में आ जाता है। तो ये आपके पास क्या हो गया, सिंपल सा मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, जिसके लिए आपने यहाँ पे रेट को सभी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट की टर्म्स में क्या किया है, एक्सप्रेस किया है। अब इसी को अगर मैं एक जनरल इक्वेशन की हेल्प से आपको बताऊं, ये तो मैंने एक पर्टिकुलर एग्जांपल ले लिया, ठीक है। हर एक केमिकल इक्वेशन के लिए हम उसको किस तरह से लिख सकते हैं, आप देखिए अच्छे से यहाँ पे। सपोज मेरे पास क्या है, A + B, जनरल इक्वेशन की मैं बात कर रही हूँ, A + B गिव्स
C प्लस डी। ठीक है, मुझे चेंज की बात करनी है। अब आप ये भी देखिए, चेंज को हम डेल्टा से भी रिप्रेजेंट करते हैं और स्मॉल डी से भी रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ भी डिफरेंट टाइप के रेट्स होते हैं, कुछ केसेस में आप डेल्टा का यूज करते हैं, कुछ में आप स्मॉल डी का यूज करते हैं। इसको हम आगे वाले टॉपिक्स में डिस्कस करेंगे, अभी मैं आपको जनरल बता रही हूँ डेल्टा। ठीक है, डी की तरह से भी इसको लिखा जाता है, मीन्स डी के साथ भी। तो देखिए रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में चेंज, यानी कि नेगेटिव साइन आना है, डेल्टा ए कंसंट्रेशन रिप्रेजेंट कर दिया स्क्वायर ब्रैकेट को, डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। बी के टर्म्स में लिखो तो नेगेटिव डेल्टा बी की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, इक्वल टू इसकी टर्म्स में पॉजिटिव रहेगा क्योंकि ये क्या है, प्रोडक्ट है, सेम इन द केस ऑफ डी। तो किसी भी जनरल इक्वेशन के लिए मैं इसको इस तरह से लिख सकती हूँ, इसको आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे। और अगर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स की बात करूँ, कैपिटल ए और कैपिटल बी रिएक्टेंट्स हैं जो कि कंबाइन होकर कैपिटल सी एंड कैपिटल डी प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, एंड स्मॉल ए बी सी एंड डी आर द स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स रिस्पेक्टिवली। ठीक है, रेट ऑफ द रिएक्शन जिसको मैं स्मॉल आर से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, क्या होगा देखिए, ए रिएक्टेंट है तो इसकी टर्म्स में नेगेटिव डेल्टा ए की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, बट स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स कहाँ जाते हैं, अपोन में, इक्वल टू सेम इन द केस ऑफ बी माइनस 1 अपॉन बी डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ बी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, इक्वल टू सी और डी क्या आ गए, प्रोडक्ट्स आ गए, तो फिर 1 बाय सी डेल्टा चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ सी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, इक्वल टू 1 बाय डी डेल्टा चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ डी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, किसी भी इक्वेशन के लिए रेट ऑफ द रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये मैंने जनरल एग्जांपल लिया है, आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे मैंने अभी पहले अमोनिया की फॉर्मेशन आपको समझाई है। ठीक है, ये लिख दूं मैं, रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो रहे हैं, इसके लिए लिख के दिखाओ भाई रेट ऑफ द रिएक्शन, तो आप लिख लेंगे। इसी के साथ यहाँ पे क्या आती है, यूनिट आती है, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। अब रेट ऑफ द रिएक्शन की यूनिट क्या है, इसको अच्छे से समझिए। रेट ऑफ द रिएक्शन को कैसे डिफाइन करना है, देखिए चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम या टाइम इंटरवल। तो कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है, देखिए मोल्स पर लीटर, यही होती है कंसंट्रेशन की। टाइम की क्या ले ली मैंने, सेकंड ले ली। ठीक है, यहाँ सिर्फ स्मॉल एस से रिप्रेजेंट कर दूं, एक ही बात है, क्या हो जाएगी यूनिट, मोल्स पर लीटर पर सेकंड। इट इज द यूनिट फॉर रेट ऑफ द रिएक्शन। रेट ऑफ द रिएक्शन के लिए क्या है, ये यूनिट है। आया समझ में, इसमें कुछ दिक्कत है किसी को? अब आज का आपका क्या वर्क रहेगा, आप रेट ऑफ द रिएक्शन को अच्छे से समझेंगे, इसकी यूनिट अच्छे से पढ़ेंगे, किस तरह से डिफरेंट रिएक्शंस के लिए रेट ऑफ द रिएक्शन को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं, इसको अच्छे से स्टडी करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे डिफरेंट टाइप के रेट्स के साथ। ठीक है, एवरेज रेट, इंस्टेंटेनियस रेट, उसके अंदर इस टाइप के टर्म्स को आपको स्टडी करना है, और वहीं पे डेल्टा एंड स्मॉल डी वाला कंसेप्ट भी आ जाएगा, कहाँ हम डेल्टा का यूज कर रहे हैं, कहाँ हम स्मॉल डी का यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग अच्छे से स्टडी कीजिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू।